मेवाड़ रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट 13 में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जो कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के मध्य लड़ा गया था। महाराणा प्रताप ने यहां पर एक छोटा सा राज्य और छोटी सी सेना होने के बावजूद अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। वो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस लेक्चर में हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में काफी डीप से, काफी विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से, और आइए हम शुरू करते हैं। मेवाड़ रियासत के इस पार्ट में हम आगे बढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं कि मेवाड़ रियासत के इतिहास के पिछले पार्ट में, पार्ट 12 में हमने कहां पर स्टॉप किया था। तो पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि मुगल बादशाह अकबर ने अपनी मुगल सेना को अजमेर से मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया था। तो एक और तो राजसमंद के खमनोर स्थान पर मोलेला गांव में मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना डटी हुई और दूसरी ओर लॉन्चिंग स्थान पर महाराणा प्रताप की सेना डटी हुई थी। अब देखिए, यहां तक ये पिछले पार्ट में हमारा हो गया था। तो दोनों ही सेनाएं जब एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए, एक दूसरे पर युद्ध आरोपित करने की तैयारी कर रही थी, तो इसी बीच में दोनों सेनाएं एक दूसरे की शक्ति का, एक दूसरे के बल आबल का अनुमान भी लगा रही थी। और एक दूसरे की शक्ति का अंदाजा लगाते हुए 18 जून सन 1576 ईस्वी को एक ऐतिहासिक युद्ध का आरंभ हुआ, जिसको हम हल्दी घाटी का युद्ध या बादशाह बाग का युद्ध या खमनोर का युद्ध या गोगुंता का युद्ध भी कहते हैं। हालांकि इस युद्ध की दिनांक को लेकर भी कुछ अलग अलग हमको समय देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के आधार पर अगर हम देखें तो इस युद्ध का समय हमको देखने को मिलता है 18 जून सन 1576। लेकिन गोपीनाथ शर्मा की जो किताब है राजस्थान का इतिहास, वहां से हमको इस युद्ध की दिनांक 21 जून 1576 पता चलती है। अब देखिए, ये जो युद्ध है, तो इस युद्ध के बारे में, उस युद्ध के माहौल के बारे में चर्चा करने से पहले एक बार मैं एग्जाम्स की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स की जानकारी एक बार आपको दे देता हूं, और उसके बाद फिर हम युद्ध के मैदान में चलेंगे, यानी युद्ध का माहौल कैसा रहा होगा इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस युद्ध के नाम को लेकर। तो ये जो इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी, ये नाम सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, जिनको हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया था। और उसके बाद से ही यह युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, यहां पर दो पहाड़ियां, एक है खमनोर की पहाड़ियां जो कि राजसमंद जिले में आती है, और एक है गोगुंदा की पहाड़ियां जो कि उदयपुर जिले में आती है। और इन दोनों के ही मध्य एक तंग घाटी है जिसको हल्दी घाटी कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान आप ये देना कि गोगुंदा तक का उधर का जो क्षेत्र है वो तो आता है उदयपुर जिले में, जबकि खमनोर की पहाड़ियां और हल्दी घाटी ये क्षेत्र आता है राजसमंद जिले में। तो इस हल्दी घाटी के क्षेत्र में, इस तंग घाटी में ये युद्ध लड़ा गया था, इसी के कारण इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। और ये जो नाम दिया गया था, ये कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिया गया था, इसी के कारण ये हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि इस युद्ध को खमनोर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। गोगुंदा का युद्ध, इसको जिस व्यक्ति ने कहा है उसका नाम है बदायूनी। बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाले एक इतिहासकार थे, और इन्होंने अपनी किताब मुंतखाब उल तवारीख में हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा है। इसके अतिरिक्त इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा है, और खमनोर का युद्ध कहे जाने वाले व्यक्ति थे अबुल फजल। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखना, डॉक्टर श्रीवास्तव, एक इतिहासकार हैं डॉक्टर श्रीवास्तव, जिनके द्वारा इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध भी कहा गया। अब इस युद्ध से संबंधित कुछ और नामों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की अथवा राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा है। तो आखिर ये थर्मोपल्ली क्या है और थर्मोपल्ली इसको क्यों कहा गया है? तो ध्यान देना, ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये थर्मोपल्ली, इस स्थान का नाम है थर्मोपल्ली, जो कि वर्तमान में ग्रीस में आता है। और यहां पर 480 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया था, और उस युद्ध को लड़े जाने के जो कारण थे वही कारण हल्दी घाटी के युद्ध को लड़े जाने के थे। यानी कि थर्मोपल्ली के युद्ध और हल्दी घाटी के युद्ध में जो ये युद्ध होने के कारण थे, उन कारणों की समानता के कारण ही कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा है। तो सबसे पहले मैं एक बार राजस्थान की थर्मोपल्ली, ये जो युद्ध है थर्मोपल्ली का युद्ध, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए, थर्मोपल्ली स्थान वर्तमान में आता है ग्रीस में, और सन 480 ईसा पूर्व में यहां पर एक युद्ध लड़ा गया था। और ये जो थर्मोपल्ली स्थान है ये भी एक तंग घाटी के समान है जैसे कि हल्दी घाटी है। थर्मोपल्ली का जो ये युद्ध लड़ा गया था, ये फारस की और यूनान की सेना के मध्य लड़ा गया था। फारस की ओर से सेना का नेतृत्व कर रहे थे जेरेक्सेस, और यूनान की ओर से सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे लियोनिडोस, और इस युद्ध के हीरो लियोनिडोस ही थे। कहानी क्या है
कि यहां पर यूनान की सेना का नेतृत्व करने वाले लियोनिडोस की जो सेना है वो जरेक्सिस की सेना के मुकाबले काफी छोटी थी। बावजूद इसके उन्होंने अपने स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जरेक्सिस के सामने घुटने नहीं टेके, जरेक्सिस की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ाई की। हालांकि लियोनिडोस की सेना की ओर से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने उनके साथ में छल कपट किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लियोनिडोस को यहां पर इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। लेकिन युद्ध में पराजित होने के बावजूद अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने ये युद्ध लड़ा, इसमें वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। तो ये युद्ध था थर्मोपल्ली का युद्ध। अब कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध के कारणों की समानता हल्दी घाटी के युद्ध के कारणों से होने के कारण ही हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान या मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के मुकाबले एक छोटा सा राज्य और छोटी सी सेना होने के बावजूद भी अपनी स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुगल बादशाह अकबर से लड़ाई की, जिस प्रकार लियोनिडोस ने जरेक्सिस या जरेक्सस के साथ में मुकाबला किया था। इसी के कारण हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और एक बार बात कर लेते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और मेवाड़ की ओर से लड़ने वाले योद्धाओं की संख्या कितनी थी और ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो हमको अलग अलग संख्याओं के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं वीर विनोद की। तो वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास, और श्यामल दास के द्वारा यहां पर पूरे मेवाड़ की ख्यातों के आधार पर यह बताया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से 20,000 सैनिक जबकि मुगलों की ओर से यहां पर 80,000 सैनिक लड़ रहे थे। यानी अगर हम इस युद्ध में मेवाड़ और मुगलों की संख्या, योद्धाओं की संख्याओं का अनुपात देखें तो वो 4:1 निकल कर आता है। कहने का मतलब महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना के मुकाबले काफी छोटी थी। दूसरे एक और इतिहासकार को मैं लेता हूं, मुणोत नैणसी। तो मुणोत नैणसी ने यहां पर इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में जो योद्धाओं की संख्या बताई है तो महाराणा प्रताप की ओर से तो 9 से 10,000 सैनिक बताए हैं, जबकि मुगल बादशाह अकबर की ओर से लड़ने वाले यहां सैनिकों की संख्या बताई गई है 40,000। इसके अतिरिक्त देखिए मान्यता के अनुसार, यानी ज्यादातर ये जो माना जाता है सर्व मान्यता के अनुसार, इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से 20,000 जबकि अकबर की ओर से 80,000 सैनिकों की संख्या यहां पर बताई जाती है। अब एक बार इस युद्ध में मैं हाथियों से संबंधित भी बात कर लेता हूं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हाथियों के नामों से संबंधित यहां पर सवाल पूछ लिए जाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस युद्ध के माहौल की ओर चलेंगे। तो देखिए यहां पर महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले जो हाथी थे, मुख्य रूप से युद्ध के लिए जिनको प्रशिक्षण दिलाया गया था वो थे एक तो लूना और एक राम प्रसाद। इसके अतिरिक्त महाराणा प्रताप की सेना की ओर से और भी हाथी लड़ रहे थे, उनका नाम था चक्रवाप और खांडेराव। अब हम एक बार बात कर लेते हैं मुगल बादशाह अकबर की ओर से जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह और आसफ खां। तो मुगल बादशाह अकबर की ओर से जो हाथी लड़ रहे थे इस युद्ध के मैदान में वो कौन कौन से थे? तो देखिए एक तो मानसिंह स्वयं जिस हाथी पर बैठा हुआ था उसका नाम था मर्दाना। इसके अतिरिक्त जो 2 मुगल हाथी थे जिनको युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था, उसका नाम था एक तो गजमुक्ता या गजमुख और दूसरा था गजराज। इसके अतिरिक्त एक और हाथी का आप नाम ध्यान रखेंगे, रणमदार। तो ये हाथी हो गए मुगलों की ओर से लड़ने वाले। अब ये तो हमने उन फैक्ट्स के बारे में यहां पर बात कर ली जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम एक बार चल लेते हैं युद्ध के मैदान की ओर। तो देखिए युद्ध से पूर्व की स्थिति के बारे में हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को ऊंचाई पर स्थित कर दिया था और महाराणा प्रताप की सेना में जो हरावल दस्ते का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर एकमात्र ऐसे मुस्लिम सेनापति थे जो महाराणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में लड़ रहे थे। ध्यान रखना मैं मुस्लिम सेनापति कह रहा हूं, ना कि मुस्लिम व्यक्ति, क्योंकि यहां इस युद्ध में हाकिम खां सूर के परिवार के व्यक्ति भी युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन एकमात्र जो सेनापतित्व कर रहे थे हरावल दस्ते का महाराणा प्रताप की ओर से, उनका नाम था हाकिम खां सूर। अब ये सवाल यह है ये हरावल दस्ता क्या है? तो ध्यान रखना जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में जो योद्धाओं की पंक्ति सबसे आगे होती है, यानी कि जो योद्धा सबसे पहले शत्रु दल का मुकाबला करते हैं, सबसे आगे खड़े रहते हैं, उनको हम हरावल दस्ता कहते हैं। तो ये तो हो गई महाराणा प्रताप की बात। मानसिंह की ओर से जो देखिए जो सेना है, मानसिंह की सेना वो नीचे स्थान पर थी जबकि महाराणा प्रताप की सेना ऊंचे स्थान पर थी। और महाराणा प्रताप की सेना के मुकाबले मानसिंह की सेना को यहां पर एडवांटेज कम था क्योंकि वो नीचे स्थान पर थी। मानसिंह की सेना में जो हरावल दस्ते का जो नेतृत्व कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था सैयद हासिम। अब देखिए यहां मानसिंह की सेना में जो हरावल दस्ता था उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते पर सबसे पहले वार किया
और महाराणा प्रताप की सेना का पहला वार इतना जबरदस्त था जिसके कारण मुगलों की सेना में एक भगदड़ मच गई। हालांकि मुगलों की सेना की ओर से केवल यहां पर मुगल सैनिक ही नहीं लड़ रहे थे, मानसिंह के नेतृत्व में यहां पर मुगल और राजपूतों की संयुक्त सेना मुगल बादशाह अकबर की ओर से लड़ रही थी। तो यहां पर राजपूतों का पहला वार इतना जबरदस्त था जिसके कारण मुगल सेना में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया और यहां पर मुगल सैनिक भागने लगे। यहीं पर एक व्यक्ति थे बदायूनी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा अपनी किताब मुंतखाबुल तवारिख में। तो बदायूनी भी इस पहले वार के कारण इधर उधर भागने लगे और अपनी जान बचाकर यहां से उनको भागना पड़ा। अब जब मुगल सैनिक यहां से भाग रहे थे तो यहां एक व्यक्ति थे जिनका नाम बताया जाता है मिहत्तर खां सॉरी। और मिहत्तर खां ने क्या किया, यहां पर मुगल सैनिकों में वापस एक हिम्मत बंधाने के लिए एक झूठी अफवाह फैला दी। ऐसा बताया जाता है कि मिहत्तर खां ने यह कहा अपने भागते हुए मुगल सैनिकों को कि बादशाह सलामत स्वयं युद्ध स्थल पर आ रहे हैं, स्वयं युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। और जब मुगल सैनिकों ने यह सुना कि बादशाह सलामत यानी कि अकबर स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं एक विशाल सेना लेकर, तो उनमें वापस एक हिम्मत बधी, उनमें वापस एक जोश आया और मुगल सैनिक फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ये तो हो गई पहले मोर्चे की बात, और पहले मोर्चे पर राजपूत योद्धाओं ने यहां पर युद्ध को जीत लिया। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे मोर्चे की। तो देखिए दूसरे मोर्चे पर क्या हुआ, यहां पर मुगल सैनिक जो हैं वो एक स्थान पर आज हमें, जो कि बनास नदी के किनारे का स्थान था जिसको रक्तताल कहा जाता है, इस स्थान पर आकर इकट्ठे हो गए। और महाराणा प्रताप के द्वारा भी यहां पर एक छोटी सी भूल कर दी गई थी। वो भूल ये थी कि जब राजपूत योद्धाओं का पहला वार जबरदस्त था और पहले मोर्चे पर उनको सफलता मिल गई, तो यहां पर महाराणा प्रताप स्वयं अपनी सेना को लेकर ऊंचे स्थान से यानी पहाड़ से नीचे उतरकर आ गए जोश ही जोश में। जबकि यहां पर एक व्यक्ति थे ग्वालियर के राम सिंह या राम शाह, उन्होंने महाराणा प्रताप को यह समझाया था कि मुगल सैनिकों के साथ में या मुगल सेना का हम समतल मैदान पर मुकाबला नहीं कर सकते, इससे बेहतर यह होगा कि पहाड़ों में रहकर ही छिपते हुए यहां पर वार किया जाए। लेकिन महाराणा प्रताप एक छोटी सी भूल कर बैठे और वो पहाड़ों से उतरकर नीचे स्थान पर आ गए। अब यहां दूसरा ये जो मुकाबला हुआ वो हुआ बनास नदी के किनारे वाले स्थान पर, जिसको हम रक्तताल कहते हैं। तो देखिए यहां इस मैदानी भाग में लड़े गए इस युद्ध में मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना के ऊपर हावी पड़ गई, क्योंकि अब महाराणा प्रताप की सेना के ऊपर तोप के गोलों से बारिश की जा रही थी और साथ के साथ यहां पर तीर भी छोड़े जा रहे थे, जिसके कारण महाराणा प्रताप की सेना में भी एक अफरा तफरी का यहां पर माहौल बन गया। अब युद्ध लड़ते लड़ते दोपहर का समय हो चुका था और दोपहर के इस समय की स्थिति के बारे में, यानी उस समय जो युद्ध लड़ा जा रहा था, तो इस समय की स्थिति के बारे में बदायूनी ने क्या लिखा है कि सूर्य की तीक्ष्ण किरणों ने यानी सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी ने बहुत अधिक उत्तेजित कर दिया है, जिसके कारण खोपड़ी का जो खून है, खोपड़ी का जो रक्त है वो उबलने लगा है। और यहां पर योद्धाओं की हलचल से भीड़ ऐसे आपस में आकर मिल गई है कि पता ही नहीं चल रहा कि महाराणा प्रताप की ओर से यानी कि राजपूतों की ओर से जो लड़ने वाले हैं, जो शत्रु दल हैं, उनके योद्धा कौन से हैं और मुगल सैनिकों की ओर से जो राजपूत लड़ रहे हैं वो कौन से हैं। तो यहां पर बदायूनी आगे ये भी लिखते हैं कि जब बदायूनी ने आसफ खां से यह पूछा कि हमको यह कैसे पता चलेगा कि शत्रु दल का राजपूत कौन सा है और मुगल सेना का राजपूत कौन सा है, हम कैसे और किस पर वार करें, तो यहां पर आसफ खान ने यह कहा कि तुम तो केवल वार करते जाओ, भले ही शत्रु दल का राजपूत मरे या मुगल सेना की ओर से लड़ने वाला राजपूत मरे, हर दशा में हर दिशा में लाभ तो केवल इस्लाम का ही होने वाला है। अब जब यह सारा युद्ध चल रहा था तो इसी बीच में अब दोनों ही सेनाओं के मध्य यानी महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के मध्य एक हाथी के युद्ध का आरंभ हुआ। महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपने दो हाथियों लूना और रामप्रसाद, जो कि युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित थे, इनको मुगलों की ओर छोड़ दिया। लूना और रामप्रसाद की सूंड में खंजर बांध दिए गए और साथ के साथ इन हाथियों की पूंछ में तलवार भी बांध दी गई। अब ये दोनों ही हाथी मुगल सेना को चीरते हुए और मुगल सैनिकों को मारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो लूना और रामप्रसाद का मुकाबला करने के लिए मुगल सैनिकों ने भी दो हाथियों को गजमुख या गजमुक्ता और गजराज को छोड़ दिया। अब यहां पर मुगल सैनिकों ने क्या किया, जो तोपची थे यानी मुगल सेना की ओर से जो बंदूक चलाने वाले जो बंदूकची थे, उन्होंने लूना और रामप्रसाद के जो महावत थे उनके सिर में गोली मार दी और इन दोनों ही हाथियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। बाद में यह भी बताया जाता है कि रामप्रसाद को मुगल बादशाह अकबर के पास में भेज दिया गया था और अकबर ने इस हाथी का नाम रामप्रसाद के स्थान पर बदलकर पीर प्रसाद रख दिया गया था। तो यहां तक हमने देखा कि 3 मोर्चे पर अब तक ये लड़ाई लड़ी गई। पहले मोर्चे में राजपूत योद्धा सफल हुए, जबकि दूसरा जो मोर्चा रक्तताल स्थान पर लड़ा गया था उसमें राजपूत कमजोर होते चले गए और मुगल सैनिक उन पर हावी होते चले गए। और युद्ध जो हाथियों का युद्ध लड़ा गया था, तो उन हाथियों के युद्ध में भी महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले हाथियों का मुकाबला करने के लिए मुगलों के द्वारा भी 2 हाथी उतार दिए गए थे और बाद में महाराणा प्रताप के दोनों ही हाथियों को मुगल महावतों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब देखिए युद्ध लड़ने के दौरान महाराणा प्रताप की नजर
मानसिंह के ऊपर पड़ी और मानसिंह उस समय एक हाथी पर बैठा हुआ था जिसका नाम था मर्दाना। तो महाराणा प्रताप अपने साथियों के साथ में, कुछ सैनिकों के साथ में मुगलों की सेना को चीरते हुए सीधे मानसिंह की ओर बढ़े। और जब वो मानसिंह के पास में पहुंचे तो महाराणा प्रताप के घोड़े, जिनका नाम था चेतक, चेतक ने क्या किया, अपने आगे के दोनों पैर उठाए और मानसिंह के हाथी की सूंड पर रख दिए और महाराणा प्रताप ने उचित अवसर पाकर अपना भाला निकाला और मानसिंह की ओर फेंका। लेकिन मानसिंह ने क्या किया, हाथी के ऊपर जो होदा था उस होदे में दुबक गए, जिसके कारण मानसिंह की तो जान बच गई, लेकिन मानसिंह के जो महावत थे उन्होंने महाराणा प्रताप के द्वारा फेंके गए भाले को अपने शरीर पर ले लिया और महावत की वहां पर मृत्यु हो गई। अब इसके बाद जब चेतक ने हाथी की सूंड से वापस अपने पांव हटाए तो उसके कारण क्या हुआ, चेतक के जो पैर हैं वो हाथी की सूंड में लगे हुए खंजर के कारण घायल हो गए और क्षतिग्रस्त हो गए। अब महाराणा प्रताप को चारों ओर से मुगल सैनिकों ने घेर लिया था और यही दृश्य एक व्यक्ति देख रहा था जिसका नाम था झाला बिदा। इस झाला बिदा को झाला मन्ना या झाला मानसिंह भी कहा जाता है। तो झाला बिदा जब ये देख रहा था कि महाराणा प्रताप को चारों ओर से मुगल सैनिकों ने घेर लिया, हालांकि महाराणा प्रताप ने किसी प्रकार से हार नहीं मानी थी, जबकि वो स्वयं भी घायल हो चुके थे और उनका घोड़ा चेतक भी घायल हो चुका था, उसके बावजूद महाराणा प्रताप ने एक व्यक्ति बहलोल खां के ऊपर इतना जबरदस्त वार किया और यह बताया जाता है उस वार के कारण बहलोल खां के शरीर के और उसके घोड़े के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन महाराणा प्रताप काफी घायल हो चुके थे, तो यहां पर झाला बिदा या झाला मन्ना या झाला मानसिंह ने अपने कुछ सैनिकों के दल के साथ में महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और महाराणा प्रताप की रक्षा की और महाराणा प्रताप को क्या किया, उन्होंने युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाला और प्रताप के मुकुट और राज्य चिन्ह स्वयं ने धारण कर लिए। तो यहां पर देखिए इस युद्ध में झाला बिदा ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा करके स्वयं के प्राणों का बलिदान दे दिया। अब सवाल यह है कि महाराणा प्रताप को आखिर युद्ध भूमि से बाहर क्यों निकाला गया होगा। तो इस युद्ध के माहौल और युद्ध की परिस्थिति से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जब महाराणा प्रताप वहां पर बहुत अधिक घायल हो गए थे तो इस बात की अब यह संभावना हो गई थी कि महाराणा प्रताप की यदि मृत्यु हो जाती तो मुगल सेना का एक लंबे समय तक के लिए मेवाड़ पर अधिकार हो जाता। इसलिए यह अति आवश्यक था कि यदि मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र रखना है और भविष्य में भी निरंतर इस प्रकार का संघर्ष जारी रखना है तो महाराणा प्रताप का सुरक्षित रहना जरूरी है। इसीलिए महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर तो निकाल दिया गया था, लेकिन जब वो बाहर गए युद्ध भूमि से तो उनका घोड़ा चेतक युद्ध के दौरान इतना अधिक घायल हो चुका था कि बलीचा स्थान पर ही चेतक की मृत्यु हो गई थी। अब ध्यान रखना, चेतक का जो समाधि स्थल है, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था चेतक, उसका जो समाधि स्थल है वो बलीचा स्थान पर ही है। इस युद्ध के पश्चात में महाराणा प्रताप जब युद्ध भूमि से बाहर गए तो 2 स्रोत ऐसे हैं, अमरकाव्य वंशावली और राज प्रशस्ति, ये हमको बताते हैं कि इस युद्ध के पश्चात में महाराणा प्रताप की उनके भाई शक्ति सिंह, जो कि मेवाड़ से नाराज होकर मुगलों की ओर से मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, शक्ति सिंह से यहां पर मुलाकात हुई थी। अब यहां पर यह क्या कहानी बताई जाती है, मैं थोड़ी सी एक बार इसकी चर्चा करता हूं और फिर कौन से इतिहासकार हैं जो इस कहानी का, इस कथा का या इस कहानी का खंडन करते हैं, एक बार उसकी भी हम बात करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर जा रहे थे तो उनको बाहर जाता हुआ 2 मुगल सैनिकों ने भी देख लिया और उन मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप का पीछा करना शुरू कर दिया। यही दृश्य जब शक्ति सिंह ने देखा तो शक्ति सिंह का यहां पर भातृत्व प्रेम यानी भाई के प्रति प्रेम जाग गया और उन्होंने भी महाराणा प्रताप का पीछा करना शुरू किया और आगे चलकर उन दोनों ही मुगल सैनिकों का वध कर दिया और इसके बाद अपने भाई महाराणा प्रताप के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना की। तो महाराणा प्रताप ने भी अपने भाई शक्ति सिंह को क्षमा कर दिया और यहां पर युद्ध के पश्चात दोनों ही भाइयों की भेंट हुई, दोनों भाइयों का मिलन हुआ। यह कहां पर बताया जाता है, अमरकाव्य वंशावली और राज प्रशस्ति में। लेकिन 2 इतिहासकार, एक का नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा और एक है गोपीनाथ शर्मा। तो देखिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा और गोपीनाथ शर्मा ये दोनों ही इस प्रकार की मुलाकात का खंडन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। इन्होंने अपनी किताब उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 में बताया है कि महाराणा प्रताप की उनके भाई शक्ति सिंह से इस प्रकार की कोई मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि शक्ति सिंह पहले ही अपने पिता के समय में जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो उसी समय मेवाड़ के आक्रमण के समय वो काम आ गया था, यानी कि उसी समय शक्ति सिंह की मृत्यु हो गई थी। अब आगे गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं अपनी किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स में कि ये जो कहानी है, ये दोनों की मुलाकात की जो बात है ये काल्पनिक है और ये बात भाटों के द्वारा गढ़ ली गई है। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा ये भी कहते हैं कि यदि इस प्रकार की कोई मुलाकात होती तो बदायूंनी की सूची में शक्ति सिंह का नाम अवश्य होता। खैर, जो भी बात थी, जो कहानी थी, जो स्रोत उसके पक्ष में थे मैंने उनकी भी बात कर ली और जो विपक्ष में थे मैंने उनकी भी बात कर ली। थोड़ा सा हम और आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से निकल गए और वो सीधे पहुंचे कोल्यारी स्थान पर। जब वो युद्ध भूमि से गए तो उसके बाद जो राजपूत योद्धा बचे हुए थे उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगानी शुरू कर दी थी और ये युद्ध का जो स्वरूप है वो बहुत ही अधिक भयंकर हो गया था। अब महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से निकलकर पहुंचे सीधे कोल्यारी स्थान पर, जहां पर उन्होंने पहले से ही अपने घायल सैनिकों का उपचार कराने के लिए
औषधियों की, दवाइयों की व्यवस्था कर रखी थी। और धीरे धीरे करके राजपूत पक्ष और मुगल पक्ष भी अपने अपने डेरे की ओर लौटना शुरू हो गए थे। अब देखिए यहां इसके बाद मुगल सेना जब अपने डेरे की ओर लौटी तो यहां पर भीलों की टुकड़ी ने भील नेता पूंजा के नेतृत्व में, पूंजा जिनको महाराणा प्रताप ने भील टोली का सेनापतित्व दे रखा था, भीलों को इनके निर्देशन में कार्य करने के लिए इनको नियुक्त कर रखा था, तो भील टोलियों ने क्या किया, पूंजा के नेतृत्व में रात भर मुगलों को चैन से नहीं सोने दिया, रात भर उनके साथ लूट खसोट की, जिसके कारण मुगलों को परेशान होकर अपने डेरे को छोड़कर अब गोगुंदा की ओर जाना पड़ा। अब वहां पर देखिए गोगुंदा जब वो पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने भी क्या किया कि गोगुंदा की ओर जाने वाले जितने भी मार्ग थे उन सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण मुगल सैनिकों तक अब रसद सामग्री यानी खाने पीने के सामान की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। और इसी के कारण अब मुगल सैनिक एक कैदी की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनको अपने ही घोड़ों और ऊंटों को काट कर मार कर खाना पड़ रहा था। और यहां पर मुगल सैनिक केवल कच्चे आम से, कैरियों से ही अपना पेट भर रहे थे, क्योंकि ये युद्ध जिस समय लड़ा गया था वो जून का महीना था और जून के महीने में हम जानते हैं कि भारत में जो आम पकते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं पक पाते और केवल हरे ही रहते हैं इस समय तक। तो मुगल सैनिक केवल अपने भोजन के लिए अपने ही ऊंटों, अपने ही घोड़ों और कच्चे आमों पर यानी कैरियों पर ही निर्भर थे। अब यहां हम सबसे मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं कि आखिर इस युद्ध के बाद विजय किस पक्ष की मानी जाती है, इस युद्ध में क्या परिणाम माना जाता है इस युद्ध का। तो देखिए दोनों ही पक्ष के जो इतिहासकार हैं, राजपूत पक्ष के और मुगल पक्ष के, दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्षों की विजय बताते हैं। यानी राजपूत पक्ष तो महाराणा प्रताप की विजय होना बताते हैं, जबकि फारसी तवारीखों में और मुगल स्त्रोत जो है वो इस युद्ध में अकबर की विजय होना बताते हैं। लेकिन देखिए अगर हम राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान की एक किताब है जो 12वीं की किताब है, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, पेज नंबर 67, वहां पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि राजस्थान सरकार के अनुसार इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय मानी जाती है, क्योंकि अकबर ने अपनी सेना का नेतृत्व देकर मानसिंह और आसफ खां को जब भेजा था तो सेना का केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से महाराणा प्रताप को जीवित या मुर्दा अकबर के समक्ष पेश करना। लेकिन यहां पर महाराणा प्रताप ने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ लिया, क्योंकि यहां पर मुगल सेना महाराणा प्रताप को किसी भी स्थिति में बंदी नहीं बना सकी। और यहां एक बात गौर करने की ओर है, जब मानसिंह और बदायूंनी युद्ध के पश्चात में वापस अकबर के पास में पहुंचे तो अकबर ने कुछ समय के लिए मानसिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी थी। ड्योढ़ी बंद करने का मतलब यह है कि मानसिंह को मुगल दरबार में प्रवेश करने के लिए कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये बातें सब हमको ये जानकारी देती हैं कि मानसिंह से नाराज था अकबर। नाराज क्यों था? क्योंकि युद्ध का जो परिणाम अकबर के द्वारा सोचा गया था, मानसिंह उस परिणाम को लाने में असफल रहा था। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो यदि इसका उद्देश्य, इस युद्ध का उद्देश्य महाराणा प्रताप को बंदी बनाना रहा होगा तो इस उद्देश्य में तो अकबर असफल रहा। तो इस नजर से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर महाराणा प्रताप की एक प्रकार से विजय हुई होगी। हम एक इतिहासकार को और ले लेते हैं, उनका क्या कथन है इस युद्ध के परिणाम के संबंध में, गोपीनाथ शर्मा। तो देखिए गोपीनाथ शर्मा ने यह कहा है कि इस युद्ध में पार्थिव विजय तो मुगलों की ही हुई थी, लेकिन उनकी ये जो विजय है किसी भी पराजय से कम नहीं थी। ये ऐसा क्यों कहा? ये सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि जब मानसिंह अकबर के पास में पहुंचा तो अकबर उनसे नाराज हुआ, उनको तवज्जो नहीं दी, कुछ समय के लिए मानसिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी थी और मुगल सेना को गोगुंदा में एक कैदियों की भांति भी रहना पड़ा था। मुगल सैनिकों की गोगुंदा में ऐसी स्थिति कर दी गई थी कि एक एक कर उनको अपनी जान बचाकर यहां से भागना पड़ा था। अब यहां पर इस हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी के युद्ध के माहौल के बारे में और फैक्ट्स के बारे में मैंने काफी डिटेल से आपके साथ में चर्चा की। लेकिन देखिए ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है केवल यही एकमात्र युद्ध नहीं है, एकमात्र संघर्ष नहीं है जो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में हुआ था, क्योंकि गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को एक स्थगित युद्ध की संज्ञा दी है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यदि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़े गए इस युद्ध का सही परिणाम अगर हमको जानना है तो अभी हमको आगे के और युद्धों पर विचार करना होगा कि आगे और जो संघर्ष हुआ दोनों के मध्य उनका क्या रिजल्ट था, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध केवल इन दोनों ही योद्धाओं के मध्य एक लंबे चलने वाले संघर्ष की शुरुआत है। तो अब इस युद्ध के पश्चात आगे दोनों के मध्य किस प्रकार से संघर्ष होता रहेगा, किस प्रकार एक बार मुगल जो है वो मेवाड़ पर अधिकार करेंगे, फिर महाराणा प्रताप वापस मेवाड़ पर अधिकार कर लेंगे और यही खेल बार बार चलता रहेगा और अपनी मृत्यु से पूर्व महाराणा प्रताप केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अपना अधिकार कर लेंगे। यही सब हम चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ रियासत के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।